बीजेपी की हम बात करते हैं तो बीजेपी को करारी शिकस्त का यहां पर सामना करना पड़ा है। 39,954 वोटों से विजय बहुगुणा ने प्रकाश पंत को हरा दिया है। इस वक्त मेरे सहयोगी दीपक तिवारी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। दीपक, आपसे सवाल कि प्रकाश पंत को पिछले अगर 6 महीने की बात की जाए तो दूसरी एक शिकस्त का यहां पर सामना करना पड़ा है। खुद अपने जो क्षेत्र में वो हारे, पिथौरागढ़ में वो हारे थे विधानसभा चुनाव में, जब 2012 में शुरुआत में विधानसभा चुनाव, उसके बाद अब उपचुनाव में उनको करारी शिकस्त का यहां पर सामना करना पड़ा। क्या मानते हैं, एक सुलझे हुए नेता है प्रकाश पंत और काफी कद्दावर माना जाता है, उनका कद काफी बड़ा बीजेपी उत्तराखंड की अगर लिहाज से बात की जाए काफी बड़ा माना जाता है, लेकिन कितना मनोबल गिरेगा इस हार के बाद उनका? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, कहीं ना कहीं प्रकाश भाजपा के साथ ही प्रकाश पंत को भी इस बात का अंदेशा जरूर होगा कि यहाँ पर जीतना उनके लिए बहुत मुश्किल है। और जिस तरह से लगातार सितारगंज में माहौल बना हुआ था, वहाँ के रुझान लगातार आ रहा था, उसको देख के लगता भी था कि विजय बहुगुणा आसानी से सीट जीत जाएंगे। लेकिन जीत का अंतर इतना बड़ा होगा, इसका अंदाजा शायद विजय बहुगुणा को भी नहीं होगा कि इतने बड़े अंतर से वो लोग वहाँ पर जीतने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो जीत का जो अंतर है 40,000 वोटों का, ये न सिर्फ विजय बहुगुणा का मनोबल आसमान में लेकर जाएगा, बल्कि जो प्रकाश पंत है उनका मनोबल एकदम जमीन पर यहाँ पर आ गया होगा। और भाजपा के पास यहाँ शायद यहाँ पर सोचने का भी मौका नहीं कि आखिर ये हो क्या गया। हालांकि बहुत ज़्यादा मेहनत भाजपा ने इस चुनाव में नहीं कि जिस तरीके से दावे वो कर रहे थे कि हम इस सीट को जीतेंगे, प्रकाश पंत इस बात को बोल रहे थे, लेकिन जिस तरह के परिणाम सामने आए उससे एक बात साफ हो गई, कहीं ना कहीं लोगों ने किरणमंडल पर भरोसा किया है। मुख्यमंत्री ने जो वादे किए थे वहां पर चुनाव से पहले, उन वादों पर भरोसा किया है, मुख्यमंत्री की बात पर भरोसा किया है। और वहां के लोगों ने एक चीज तो दिखा दी है साफ तौर पर कि हमने अपना वादा पूरा किया है, हमने अपनी बारी दिखा दी है आपको जिताकर इतने बड़े अंतर से कि हम आपके साथ हैं, अब आपकी बारी, यानी कि जो वादे आपने पूरे किए थे, कहे थे हम लोगों से करने को, अब आपकी बारी उन सभी वादों को पूरा करने का। तो निश्चित तौर पर जहां भाजपा और प्रकाश पंत का मनोबल जमीन पर है, बहुगुणा के लिए सोचने वाला समय जरूर है, जहां बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है, लेकिन उनके लिए भी आत्ममंथन का विषय जरूर है कि कैसे जो वादे उन्होंने वहां के लोगों से किए थे चुनाव से पहले, उन सभी वादों को पूरा करना है और कितने जल्दी पूरा करना है। क्योंकि वहां के लोग अब इसी बात का इंतजार है कि उन्होंने तो अब जिता दिया, बहुगुणा को जिता के दिखा दिया है, कब मुख्यमंत्री जी हमारे वादे पूरे करेंगे। और निश्चित तौर पर देखा जाए तो कुछ एक शुरुआत में बहुगुणा ने जो बात कही थी उन पर कुछ पर काम शुरू भी हो गया है। हालांकि कुछ एक मामलों की बात कहें तो आचार संहिता के आगे वो काम आगे नहीं बढ़ पाए, और बहुगुणा ने दावा किया था कि चुनाव के बाद उसी तरीके से सारे काम होंगे। तो देखना ये होगा कि जो गति, जो स्थिति सितारगंज में चुनाव से पहले थी, क्या वो चुनाव के बाद भी बरकरार रहती है? क्या जो मुख्यमंत्री उतना ही इंटरेस्ट सितारगंज में लेते हैं जितना चुनाव से पहले उन्होंने वहां पर लिया था? तो अब मुख्यमंत्री की कह सकते हैं एक और अग्नि परीक्षा यहाँ पर है। और निश्चित तौर पर अगर ऐसा वहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं करता और वहाँ के लोग अगर निराश होते हैं, ऐसा कुछ वहाँ पर नहीं होता, तो बहुत बड़ा फेलियर वहाँ के लोगों के साथ साथ मुख्यमंत्री का ही माना जाएगा। क्योंकि हम पिछले 2 उपचुनाव की बात करें, जब मुख्यमंत्री ने चुनाव लड़ा था धूमाकोट में और रामनगर में, तो वहाँ पर भी एनडी तिवारी हम देखें तो तकरीबन 23,000 वोटों से वहाँ पर वो जीते थे। धूमाकोट में मुख्यमंत्री 14,100, खंडूरी 14,171 वोटों से वहाँ पर जीते थे। बड़ा अंतर था, एक तरफा जीत हासिल हुई थी, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन वो क्षेत्र आज भी पिछले के पिछले हैं। आज एनडी तिवारी से हमने बातचीत की तो हालांकि उनका कहना था कि वो पर्वतीय राज्य था, आधा मैदानी है, आधा पर्वतीय इलाका था रामनगर का, तो वहां पर विकास करने में दिक्कत आई, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया। वैसा ही हाल कुछ खंडूरी का भी रहा। लेकिन अब विजय बहुगुणा के सामने अग्नि परीक्षा यह है कि जो पुराने दो चीजें उनके सामने पड़ी है, मुख्यमंत्री न्यायदत्त तिवारी और खंडूरी वाली ये चीजें, वो चीज कम से कम यहाँ पर न दोहराई जाए और आगे कैसे जो वादे उन्होंने कहे हैं उनको वहां पर पूरा किया जाए, इस पर शायद फोकस करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी भी चाहिए। राजा। हाँ बिल्कुल दीपक, आप खुद भी कह रहे हैं कि एक बड़ा मार्जिन है, क्योंकि फासला जो हार जीत का है वो 40,000 का है। क्योंकि कांग्रेसी नेता जब भी उनसे पूछा जाता था, जब वोटिंग हुई थी उसके बाद भी उनसे पूछा जाता रहा है कि कितना मानते हैं आप, कितना मार्जिन हो सकता है, तो 30,000 28,000 के तकरीबन वो करीब बताते थे। लेकिन इतना बड़ा फासला हार जीत का रहा है, क्या वजह मानते हैं आपकी? क्या प्रकाश पंत क्योंकि उस इलाके से ताल्लुक नहीं रखते, कुमाऊं से जरूर वो ताल्लुक रखते हैं, पिथौरागढ़ से चुनाव लड़ते आए हमेशा से प्रकाश पंत, क्या ये वजह मानते हैं कि प्रकाश पंत को जनता ने नकारा, इतना बड़ा मार्जिन यहाँ पर हार जीत करा? या फिर जो मुख्यमंत्री पे इतना विश्वास लोगों को हो गया कि शायद मुख्यमंत्री उनसे वादा कर रहे हैं, भूमिधरी का मसला हो या फिर दूसरी जो समस्या है, उन पर विश्वास जता लिया जनता ने कि एक तरफा होकर मुख्यमंत्री को वोट डाल दिया? निश्चित तौर पर सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि वहाँ के लोगों को विकास चाहिए था, क्योंकि उत्तराखंड बनने के बाद से 3 चुनाव वहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन वहाँ की तस्वीर आज भी वैसे की वैसी, वहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। और इस बार जब मुख्यमंत्री खुद वहाँ पर मैदान में होते थे तो लोगों को एक उम्मीद जगी थी कि शायद अब यहाँ का विकास होगा। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, मुझे जो लगता है कि ये विजय बहुगुणा की जीत नहीं बल्कि एक मुख्यमंत्री की वहाँ पर जीत है, और लोगों ने मुख्यमंत्री को वोट दिया, क्योंकि लोगों को लगता था कि अगर शायद मुख्यमंत्री यहाँ का बंदा मुख्यमंत्री अगर यहाँ से चुनाव जीतता है तो निश्चित तौर पर यहाँ का विकास होगा। और 10% भी अगर यहाँ पर काम होता है तो निश्चित तौर पर सितारगंज बहुत छोटी विधानसभा है, बहुत बड़ी विधानसभा नहीं है, यहाँ की तकदीर बदलेगी। और जहां तक प्रकाश पंत की अगर हम बात करें तो प्रकाश पंत हम देख सकते हैं 2012 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, करारी हार उनको वहां पर मिली थी पिथौरागढ़ में, और जब वो अपने ही गृह नगर में हार गए, शायद निश्चित तौर पर वहां पर उन्होंने विकास नहीं किया था, वहां के लोगों ने उनको नकार दिया, तो यहाँ पर उनका जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल निश्चित तौर पर माना ही जा रहा था। और भाजपा ने भी कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार भी कर लिया था। और जिस तरीके से भाजपा के पास मुद्दे नहीं थे और भाजपा कहीं ना कहीं बैकफुट में दिखाई दी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, उसको देखकर तो यही लगता था कि भारी प्रत्याशी, पैरासूट प्रत्याशी और उसके सामने मुख्यमंत्री खड़ा होना, यानी कि बहुत बड़ा कत्था
मुख्यमंत्री बहुगुणा का प्रकाश पंत के सामने, हालांकि प्रकाश पंत यहाँ के बड़े स्टेट के बड़े नेता जरूर हैं, लेकिन अपने क्षेत्र से बाहर एक ऐसी जगह से वो चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ पर 5 साल तक उनकी सरकार रही थी, लेकिन वहाँ का विकास नहीं हुआ। ये सारी बातें भी शायद लोगों के दिमाग में रही होंगी, लोगों के जहन में रही होंगी। और सबसे बड़ी बात मुझे तो यही लगती है, जो बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कि ये जीत विजय बहुगुणा की नहीं है, ये जीत है एक मुख्यमंत्री की, क्योंकि मुख्यमंत्री वहाँ से चुनाव लड़ा था और लोगों ने मुख्यमंत्री को वोट दिया है। और इसलिए वोट दिया है क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर मुख्यमंत्री, उनकी विधानसभा का जो विधायक है वो अगर मुख्यमंत्री होगा तो निश्चित तौर पर सितारगंज की तस्वीर बदलेगी। शोएब। दीपक, एक चीज देखी जाती रही उत्तराखंड की सियासत में, जब से सीएम का पद संभाला था विजय बहुगुणा को अंदरूनी तौर पर काफी मुखालफत का सामना करना पड़ा, अपनों से ही जूझते रहे विजय बहुगुणा। और इस उपचुनाव की जीत के बाद एक सीट तो बढ़ी ही कांग्रेस की, बगैर अपना कुछ खोए। वहीं अब क्या मानते, कितने परिपक्वता के साथ, अब कितनी मजबूती मिलेगी सरकार चलाने में विजय बहुगुणा को? कितना मनोबल मुख्यमंत्री का इस उपचुनाव में इतनी भारी मतों से जीत के बाद बढ़ा होगा? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखा है तो विजय बहुगुणा के सामने सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा यही थी कि उन्हें यहाँ पर विधायकी का चुनाव जीतना था, क्योंकि जिस तरीके से जब उन्हें मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया गया था, यहाँ पर बनाया गया था, उसके बाद से लगातार उनका विरोध हुआ था। कुमाऊं से हरीश रावत उनका विरोध कर रहे थे, गढ़वाल की बात करें हरेक सिंह रावत उनका विरोध कर रहे थे। और सबसे बड़ी समस्या उस समय इनके सामने यही थी कि आखिर वो चुनाव कहाँ से लड़ें। हालांकि एक फुल प्रूफ प्लान यहाँ पर विजय बहुगुणा ने बनाया, जिसकी शायद कानो कान किसी को भी भनक नहीं लगी, और तो कांग्रेसी नेताओं को तो शायद इसका पता नहीं था कि आखिर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ कहाँ से रहे। आपको याद होगा, नागपुर जब विजय बहुगुणा गए थे तो वहाँ पर एक बयान उन्होंने दिया था कि उनके पूर्वज बंगाली थे और बंगाल से वो लोग यहाँ आकर बसे, यानी कि उस चुनाव की रणनीति काफी पहले ही तय हो चुकी थी और किरण मंडल से उनका संपर्क काफी पहले ही हो गया था। और उसके बाद एक फुल प्रूफ प्लान के तहत उन्होंने सितारागंज में किरण मंडल से इस्तीफा दिलवाया, उसके बाद खुद वहां से चुनाव लड़ा। यानी कि वो चाहते थे कि एक ऐसी जगह से वो चुनाव लड़े जहां पर दूसरी पार्टी तो सामने विपक्षी दल जो भाजपा, उसको तो छोड़ो, जो उनके अपने लोग हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं, भले हरेक सिंह रावत की बात करें, हरीश सिंह रावत की बात करें, कम से कम उनका दखल वहां पर ना हो, उनका प्रभाव वहां पर ना हो। और वाकई में सितारागंज एक ऐसा इलाका था जहां पर ना हरीश रावत का प्रभाव बहुत ज्यादा था, ना हरेक सिंह रावत का प्रभाव था। और नतीजे जो सामने आए हैं, इससे एक बात और साफ हो गई है कि निश्चित तौर पर विजय बहुगुणा का जो फुल प्रूफ प्लान था वो एकदम यहाँ पर कामयाब भी हुआ है निश्चित तौर पर, और उन्होंने एक बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज की है। और जो सबसे बड़ी बात है, चुनौतियों की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने से पहले जो स्थिति थी विजय बहुगुणा की, हमने देखा कई सारे फैसले उन्होंने लिए, भले वो मंत्रिमंडल गठन की बात हो, मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की बात हो, हर फैसला लेने से पहले वो दिल्ली का 10 जनपद पहुंचते थे, वहां से स्वीकृति दिलाते थे हर चीज़ को, उसके बाद यहाँ का ऐलान करते थे। तो कहीं ना कहीं अब उनका मनोबल शायद निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत बड़ा होगा और शायद कुछ ऐसे फैसले वो यहाँ पर ले पाएंगे, क्योंकि न सिर्फ उन्होंने इस सीट को जीता है बल्कि कांग्रेस के जो विधायकों की संख्या है 32, उसको 33 में भी पहुंचा दिया है। और उनकी जो दूसरे पे निर्भरता है, दूसरे विधायकों पर, निर्दलीय पर, बसपा पर और यूकेडी पर, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम होगी और ज़्यादा दमदारी से आगे वो फैसला ले पाएंगे। और निश्चित तौर पर सितारगंज उनकी प्राथमिकता में होना भी चाहिए। शोएब। दीपक, कहीं मुख्यमंत्री जो एक, क्योंकि अब तक देखा गया है मुख्यमंत्री लगातार ये कोशिश भी करते आए कि सरकार को इतनी मजबूती दी जाए, बीजेपी के किरण मंडल को इसीलिए मुख्यमंत्री ने साधा था कि मजबूती इतनी दी जाए कि दूसरों के सहारे, दूसरों की बैसाखियों के सहारे सरकार को ना खड़ा होना पड़े और सरकार अपने फैसले लेने में सक्षम हो। कहीं विजय बहुगुणा अब आगे की जो राजनीति रहेगी, क्योंकि इस तरह की खबरें भी थी कि कई और विधायक भी साधने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से पहले भी की गई थी, कहीं इस तरह से तो कोई रणनीति आगे यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कई बीजेपी के जो विधायक है वो कांग्रेस के संपर्क में थे, इस तरह की खबरें आई थी। वहीं अगर अब टिहरी, अगर लोकसभा उपचुनाव की बात की जाए, क्योंकि वो सीट खाली होगी, वहां उपचुनाव होगा, एक चुनौती और मुंह खड़ी है विजय बहुगुणा के लिए। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर पहले अगर सरकार जहां तक चलाने की बात की तो ये बात तो तय है, जाहिर है कि सरकार निर्दलीय और बसपा और यूकेडी के कंधों पर, बैसाखियों के सारे यहाँ पर खड़ी है। और उनकी पूरी कोशिश यही थी कि अपने विधायक से सीट खाली करवाने की बजाय सामने भाजपा के किसी विधायक से सीट खाली करवाई जाए, ताकि उनका एक विधायक कम हो और इनका एक विधायक यहाँ पर बढ़ जाए। और उनकी जो निर्भरता है, जो बैसाखियाँ हैं, यूकेडी की बात करें, निर्दलीय की बात करें, बसपा की बात करें, उन बैसाखियों से उन्हें छुटकारा मिल सके। और लगातार ये पूरी कोशिश कांग्रेस ने की है। भले किरण मंडल के मामले की बात करें, घनसाली से जो विधायक थे भीमलाल आर्य, उनकी बात करें, लगातार खबरें आई थी, और जिस तरह से अभी भी खबरें आ रही, कुछ और लोग उनके संपर्क में, तो उनकी पूरी कोशिश यही है कि अपनी संख्या जो विधानसभा में विधायकों की उसको बढ़ाया जाए और कैसे भी ये आंकड़ा 36 तक पहुंचाया जाए, ताकि कांग्रेस की जो सरकार है, बहुगुणा मुख्यमंत्री खुद है, वो दमदारी से यहाँ पर फैसला ले सकें और जो गठबंधन धर्म है उसके आगे वो झुके ना और दूसरे विधायकों की मर्जी के खिलाफ भी कड़े फैसले यहाँ पर ले सकें। जहाँ तक बात है टिहरी की, अगर हम उपचुनाव की बात करें, वहाँ पर निश्चित तौर पर अब विजय बहुगुणा इस्तीफा देंगे और टिहरी संसदीय सीट पर उपचुनाव वहाँ पर होने जा रहा है। तो देखा जाएगा वहाँ पर, तो क्योंकि लोकसभा चुनाव, आम चुनाव की बात करें तो 2014 में आम चुनाव में सिर्फ 1 साल का वक्त बीच में है, तो वहाँ का चुनाव मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मायने रखता होगा। और अभी की जो स्थिति वहाँ पर बनती नजर आ रही है टिहरी की अगर बात करें, तो वहाँ पर क्योंकि सरकार यहाँ पर कांग्रेस की है, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा तो वहाँ पर उनको मिलेगा ही। और वहाँ का जो सांसद है वो अब मुख्यमंत्री बन गया है, तो ये सारी चीज़ें भी शायद लोगों के जहन में होंगी। तो देखना ये होगा कि भाजपा वहाँ पर क्या रणनीति अपना रही है, क्योंकि विजय बहुगुणा के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही लेकर हम देखें तो भाजपा हर मोर्चे पर यहाँ पर फेल हुई है। भले हम विधानसभा स्पीकर की बात करें या सितारगंज के इस उपचुनाव की बात करें, भाजपा को यहाँ पर करारी मात मिली है।
तो निश्चित तौर पर इसका फायदा यहाँ पर टिहरी जो संसदीय सीट है उसका उपचुनाव होगा, वहाँ पर भाजपा को जरूर मिलेगा। शोएब, चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो यकीनन कई अभी भी चुनौतियां कम नहीं है विजय बहुगुणा के लिहाज से बात की जाए, क्योंकि टिहरी उपचुनाव भी अब होना है लोकसभा का, क्योंकि खुद विजय बहुगुणा वहां से सांसद है, अभी तक इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया था।